नमस्कार, मैं हूँ आमियार शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। 69वीं बीपीएससी के लेक्चर सीरीज में फिर से एक नया लेक्चर लेके हाजिर हुआ आपके लिए। आधुनिक इतिहास के अंतिम चरण में हैं हम लोग, और अंतिम चरण में हम लोग कांग्रेस की स्थापना देख चुके हैं। और कांग्रेस की स्थापना के पश्चात उदारवादी और नरमपंथियों के बीच जो जंग चल रही थी, उससे संबंधित प्रश्न भी हम लोगों ने देख लिया है। और उग्रवादी नेताओं का कैसे वर्चस्व स्थापित होता है, तत्पश्चात स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रश्न देखने की बारी है। तो ये जो लेक्चर होगा वो पूर्णतः डेडिकेटेड होगा स्वदेशी आंदोलन को। स्वदेशी आंदोलन शुरू क्यों हुआ और कैसे ये आंदोलन चलाया गया, क्या इसका परिणाम हुआ, कौन कौन से नेता थे, इन सभी से संबंधित प्रश्न देखना है। क्योंकि स्वदेशी आंदोलन पहला जन आंदोलन था गांधी के पूर्व। गांधी के आने के पश्चात तो स्वतंत्रता आंदोलन एक जन आंदोलन बना ही, लेकिन गांधी से पहले भी स्वदेशी आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन रहा जिसमें जनता ने भागीदारी अपनी सुनिश्चित की, महिलाओं ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की, छात्रों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। तो आइए उससे संबंधित प्रश्न हम देखते हैं। आशा है कि आपको सारे लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। यदि आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लेक्चर शुरुआत करने के पहले हमेशा की तरह ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से मैं आपसे यह बोलना चाहूँगा कि वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर का पहला प्रश्न कुछ ये है, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल October 16, 1905 is the famous for which of the following reasons? पहला ऑप्शन है द स्वदेशी मूवमेंट वाज फॉर्मली अनाउंस्ड एट द टाउन हॉल इन कलकत्ता। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? द स्वदेशी मूवमेंट वाज फॉर्मली अनाउंस्ड एट द टाउन हॉल इन कलकत्ता। ऑप्शन बी कहता है पार्टीशन ऑफ बंगाल टुक प्लेस, है ना, पार्टीशन हुआ 16 अक्टूबर को, क्या हुआ? पार्टीशन हुआ। ऑप्शन सी कहता है दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर्ड द गोल ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज स्वराज। और फोर्थ ऑप्शन है लोकमान्य तिलक स्टार्टेड द स्वदेश मूवमेंट इन पूना। ठीक है, इनमें से हमें सही ऑप्शन खोजना है। हिंदी में एक बार पढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 का दिन निम्नलिखित में से किस कारण से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। ऑप्शन बी है बंगाल का विभाजन हुआ। ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है। एंड ऑप्शन डी है लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। आपको पता है कि जो बंगाल 16 अक्टूबर 1905 का दिन है वो भारतीय इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण दिनों में से एक। इसके बैकग्राउंड में यदि हम चले तो कहानी कुछ इस प्रकार से है। दिसंबर 1905 सॉरी दिसंबर 1903 दिसंबर 1903 पहली बार वायसराय लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखा गया। बंगाल का विभाजन क्यों करना था, उसके पीछे क्या कारण थे जिसके कारण से अंग्रेजों को यह महसूस हो रहा था कि बंगाल का विभाजन करना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि लॉर्ड कर्जन के समय में साम्राज्यवाद का सबसे क्रूरतम रूप देखने को मिला, उपनिवेशवाद का सबसे क्रूरतम रूप देखने को मिला। यह एक ऐसा व्यक्ति था लॉर्ड कर्जन जो भारत और भारतीयों से सख्त घृणा करता था। जब आप इसके वक्तव्यों पर जाएंगे तब पता चलेगा कि इसकी घृणा की सीमा किस हद तक है। कोई सीमा ही नहीं थी। तो इस व्यक्ति को पता था कि बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र बनता जा रहा है। बंगाल भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र बनता जा रहा है क्योंकि
जो अंग्रेजी शिक्षा पद्धति द्वारा नया मध्यम वर्गीय शिक्षित वर्ग जो तैयार हुआ था, उसका एक बड़ा खेप बंगाल में ही तैयार हुआ था। यहाँ के कई ऐसे शिक्षित नेता हैं जो कांग्रेस के सदस्य हैं और खुल के आलोचना करते हैं अंग्रेजों की नीतियों का। वो बंगाल के नौजवानों में भारतीय राष्ट्रवाद की बीज डालने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। तो भारतीय राष्ट्रवाद को जो बंगाल केंद्र बना था, उसको तोड़ा कैसे जाए, उस केंद्र को तोड़ा कैसे जाए, उसको कमजोर कैसे किया जाए। इसके अतिरिक्त बंगाल भारतीय हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता का एक बहुत बड़ा प्रतीक था, यह भी तोड़ना जरूरी था। और यहीं से हमें दिखने को मिलेगा प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का फूट डालो और राज करो की नीतियां। तो 1903 में लॉर्ड कर्जन ने प्रस्ताव रखा कि बंगाल का विभाजन करना चाहिए। हालांकि यह 1903 में सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन यहीं से विरोध प्रदर्शन होना शुरू हो चुका था। 1903 से लेकर 1905 के बीच में कांग्रेस का जो उदारवादी दल है, वो लगातार प्रार्थना पत्र लिख रहा है, लगातार पिटीशन लिख रहा है, लगातार जो है अपने शिष्टमंडलों को भेज रहा है। वायसराय, यहाँ तक कि वायसराय से शिष्टमंडल जो मिलने गया, वायसराय ने, कर्जन ने मिलने से इनकार कर दिया। ब्रिटेन भेजा गया अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए। लेकिन उदारवादी संगठनों, उदारवादी जो दल है, कांग्रेस का जो उदारवादी गुट है, वो बहुत हद तक सफल नहीं हुआ अपने नीतियों में। जो उनके तौर तरीके थे उसमें वो सफल नहीं हुए। तो अब 1905 आ जाता है। 1905 19 जुलाई 1905 को पहली बार जनता के सामने बंगाल विभाजन का रूपरेखा रखा गया। 19 जुलाई 1905 को बंगाल की जनता के सामने बंगाल के विभाजन का रूपरेखा रखा जाता है। और अगले दिन 20 जुलाई को बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। 20 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी जाती है। अब आपको पता चल गया ना, आपको तो पता चल गया 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। तो ऑप्शन सी तो हम यहाँ पे रिजेक्ट कर सकते हैं, बंगाल का विभाजन हुआ। ये 16 अक्टूबर 1905 को तो हुआ नहीं होगा, है ना। तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन का घोषणा हो गया। इसके विरोध में संपूर्ण राष्ट्र में और बंगाल में सबसे तीव्रतम प्रतिरोध होना शुरू हुआ। 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बड़े जनसमूह के बीच में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो। स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव कहां पे? कलकत्ता के टाउन हॉल में। कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हो। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित। साथ ही साथ बहिष्कार की नीति भी अपनाई। क्या अपनाई गई? बहिष्कार। हम बहिष्कार करेंगे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे। तो 7 अगस्त, अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर जब आप पहला पढ़ते हैं, ये कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई, ये भी 16 अक्टूबर 1905 को नहीं हुआ। ये कब हुआ? 7 अगस्त 1905 को। तो ये होता है आपका 20 जुलाई को 1905 को, और ये होता है आपका 7 अगस्त 1900 नहीं, ठीक है, ओके। अब आगे अगर पढ़ें, 20 जुलाई को बंगाल के विभाजन की घोषणा हो गई। अच्छा, बी नंबर ऑप्शन में हम देखें, अगर बी नंबर ऑप्शन को, तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ। प्रभावित कब? ये जो घोषणा हुआ बंगाल के विभाजन का, वो प्रभावी कब हुआ? 20 जुलाई को घोषणा कर दिया गया कि बंगाल का विभाजन होगा। प्रभावी एक डेट होता ना कि किस डेट से ये माना जाएगा। ये डेट माना गया 16 अक्टूबर 1905। कब माना गया?
16 अक्टूबर 1905 कि 20 जुलाई से हम, या 20 जुलाई को हम घोषणा कर देते हैं और 16 अक्टूबर 1905 को से यह प्रभावी हो जाएगा। अर्थात 16 अक्टूबर से हम मान लेंगे कि एक पश्चिमी बंगाल है और एक पूर्वी बंगाल है। तो अब 20 जुलाई 1905 को यह क्या किया गया? घोषणा किया गया। नहीं, बी नंबर ऑप्शन पे ही हम चलेंगे वापस से, और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? ये प्रभावी हो। चलिए बी ऑप्शन को अभी हम रिजर्व में रखते हैं कि क्या ये सही है। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुआ और 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ? प्रभावी हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग तो अभी बी ऑप्शन सही है। सी भी देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य है। स्वराज्य का लक्ष्य पहली बार 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में किया गया। तो ये दिसंबर 1906, ये तो कब हुआ? दिसंबर 1906 में। तो सी तो होगा नहीं, ए तो होगा नहीं, क्योंकि ये कब था? 7 अगस्त 1905 को। और लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये तो पुणे में कोई खास, जब ये अनाउंस हो गया 7 अगस्त को कि हम स्वदेशी आंदोलन लाने जा रहे हैं, स्वदेशी आंदोलन हम चलाएंगे, उसके पश्चात ही इन्होंने किया होगा। अर्थात ये भी जो है मान लिया जाए कि 7 अगस्त के पश्चात शुरू हो गया। 7 अगस्त 1905 के बाद तिलक ने पुणे में स्वदेशी आंदोलन चलाना शुरू कर दिया। तो 16 अक्टूबर 1905 से संबंधित एक ही आपको ऑप्शन मिल रहा है, वो है बंगाल का विभाजन हुआ, प्रभावी हुआ। अब इस स्टेटमेंट में दो चीजें दिखेंगी। इस स्टेटमेंट को क्लियर करना चाहिए था कि घोषणा हुआ या प्रभावी हुआ। ठीक है ना? तो हम बी के साथ जाना चाहेंगे। बी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि बंगाल का विभाजन होता है प्रभावी किस दिन से? 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका मिल गया, पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमारा। अच्छा, बंगाल विभाजन के पीछे के कारणों पर हम चले एक एक करके, तब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। बंगाल के विभाजन के कारणों पर चलते हैं। चलिए, तो जब हम देखते हैं बंगाल के विभाजन, बंगाल विभाजन पे हम चले, बंगाल विभाजन पे चले, तो बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया गया था? कर्जन ने यह तर्क दिया कि बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा यह चलाया जाना मुमकिन नहीं हो रहा है, बहुत अच्छा प्रभावी प्रशासन नहीं चल पा रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? बंगाल को दो अलग अलग हिस्सों में बांट देना चाहिए। उसके पहले 1884 में ही असम अलग हो चुका था बंगाल से, असम अलग हो चुका था बंगाल से। ठीक है, और बंगाल का जनसंख्या लगभग 7 करोड़ 80 लाख के करीब में था, 85 लाख मान लीजिए, 7 करोड़ 85 लाख जनसंख्या थी। ठीक है, लेकिन यहां पर धार्मिक रूप से हिंदू और मुसलमानों का अपना खास एरिया हुआ करता था, वो एक जगह केंद्रित। जैसे पूर्वी बंगाल जब आप जाएंगे तो वहां पे मुसलमानों की संख्या ज्यादा दिखेगी, और पश्चिमी बंगाल में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। तो अंग्रेजों ने सोचा कि बंगाल तो बनता जा रहा है भारतीय राष्ट्रवाद का केंद्र, यदि हम इसे तोड़ दें, दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दें, तो इसकी राष्ट्रवाद भी टूट जाएगी, राष्ट्रवाद भी कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि नेता अलग थलग पड़ जाएंगे इसके। तो बंगाल को बांटने की चाल चली गई और बंगाल को बांट दिया गया पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में। ठीक है, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी, और सिर्फ ये धार्मिक स्तर पे बांटने की साजिश नहीं थी, ये बंगालियों को भी अल्पसंख्यक बना देने की साजिश थी। जो बंगाली बाबू थे, जो शिक्षित मध्यम वर्ग जो था, उनको कमजोर करने की साजिश थी, बंगालियों की को कमजोर करने की साजिश थी। तो यहाँ पर जो जनसंख्या है, यहाँ पे मुस्लिम जनसंख्या बहुसंख्यक है,
और हिंदू क्या है, अल्पसंख्यक में चले गए, यहाँ पे अल्प में चले गए और ये बहु में चले। कर्जन ने कहा कि बादशाहत के समय में भी मुसलमानों में उतनी राष्ट्रीय एकता स्थापित नहीं हुई होगी जितनी पूर्वी बंगाल बन जाने से होगी मुसलमानों के अंदर राष्ट्रीय एकता। एक तरह से उन्होंने भारतीय मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की। पूर्वी बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने स्टेटमेंट दिया कि मेरी 2 पत्नियां हैं, एक हिंदू पत्नी है और एक मुस्लिम पत्नी, और मुझे मुस्लिम पत्नी ज्यादा प्यारी है। एक तरह से इन्होंने तुष्टीकरण की नीति अपनाई, प्लोराइज्ड किया, है ना। और यहां पर हिंदू बहुसंख्यक है, हिंदू क्या है, बहुसंख्यक है, और मुस्लिम अल्पसंख्यक है। मुस्लिम क्या है, अल्प। अच्छा, तो भाषा के स्तर पे भी ये, धार्मिक स्तर पे तो इन्होंने बंटवारा किया ही किया, भाषा के स्तर पे भी इन्होंने बंटवारा कर दिया। खासतौर पे पश्चिमी बंगाल में जो है भाषा के स्तर पे ज्यादा बंटवारा दिखता है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी बंगाल में बंगाल का भी क्षेत्र था, यहाँ पे बिहार का भी क्षेत्र था, और यहाँ पे उड़ीसा का भी क्षेत्र था। तो यहाँ पर बंगाली भाषी लोग कम हो गए तुलना में हिंदी और उड़िया बोलने वालों के। क्यों? क्योंकि ये तीनों का कंबाइंड जनसंख्या 5 करोड़ के करीब में होता था। इसमें बिहारी और उड़ीसा के जनसंख्या, बिहार और उड़ीसा की जनसंख्या ज्यादा थी बंगाली बोलने वालों की तुलना में। यहाँ पे बंगाली भाषा के स्तर पे अल्पसंख्यक हो गया, है ना। तो ये कई मायनों में भारतीय राष्ट्रवाद को कमजोर कर देता, इसमें कहीं कोई शक नहीं। ठीक है, तो इसका जम के विरोध होना शुरू हुआ, जम के, खासतौर पे हिंदू वर्ग ने जम के विरोध करना शुरू किया। मुसलमानों को तो अपने पक्ष में किया गया था, और ये कौन मुसलमान थे, ये शिक्षित वर्ग के मुसलमान थे। तो शिक्षित वर्ग के मुसलमानों ने इस बंगाल के विभाजन का समर्थन किया, लेकिन साथ साथ जो गांव के स्तर पे मुसलमान हैं, जो अनपढ़ मुसलमान हैं, जो निचले वर्ग के मुसलमान हैं, उन लोगों ने भी स्वदेशी आंदोलन का समर्थन नहीं किया। क्यों? क्योंकि बंगाल में अधिकतर भूस्वामी हिंदू थे और अधिकतर खेतिहर मजदूर मुस्लिम थे। खेतिहर मजदूर कौन थे? मुस्लिम थे। तो हिंदुओं ने तो बंगाल विभाजन का विरोध कर दिया कि बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए, और खेतिहर मजदूर इसमें समर्थन नहीं करेंगे इनका। क्यों? क्योंकि ये तो सीधे जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली बात हो गई। क्यों? क्योंकि ये हिंदू भूस्वामी शोषण करता है इन मुस्लिमों का। हालांकि हिंदू में भी खेतिहर मजदूर है, लेकिन ज्यादा जनसंख्या किनकी है खेतिहर मजदूर में? मुस्लिमों की है। एक अपवाद में बस 22 साल में जो आंदोलन हुआ, 22 साल में जो आंदोलन हुआ मुस्लिमों ने जो किया, उसमें ने वो स्वदेशी आंदोलन में इकलौता ऐसा अपवाद है जहां पे मुस्लिम लोग दिखेंगे, खासतौर पे मुस्लिम किसान दिखेंगे स्वदेशी आंदोलन में भागीदारी करते हुए। और इस 22 साल में जो आंदोलन हुआ उसको नेतृत्व दिया एक हिंदू नेता, एक शिक्षक, अश्विनी कुमार दत्त ने। अश्विनी कुमार दत्त ने इन मुस्लिम किसानों का नेतृत्व किया है। कहीं कोई दिक्कत? तो मुस्लिमों ने इसमें कहीं कोई रोल नहीं निभाया, कुछ विशिष्ट मुसलमानों ने ही इसमें समर्थन किया। तो कर्जन की ये चाल सफल होती दिख रही थी, और ये उदारवादी दल भी दिख रहा, उदारवादी जो गुट है उनको भी पता था, लेकिन उदारवादी गुट जो उनके तौर तरीके थे वो उन्हीं तौर तरीके को अपना करके बंगाल के विभाजन को रद्द करने में लगे रहते थे। तो यहाँ पर जो है उग्रवादी गुट जो है उनका प्रभाव ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जनता के बीच उनकी पैठ ज्यादा हो जाएगी। जनता को यह महसूस होने लगेगा कि ये 20 साल से ऑलरेडी जो है कांग्रेस में अपनी वर्चस्व स्थापित करके रखे हुए हैं, लेकिन इनकी नीतियों में कहीं कोई सफलता दिखती नहीं है, तो क्यों ना हम उग्रवादी गुट के चीजों को भी अपना करके देखें। तो जनता के बीच किनका समर्थन बढ़ गया? उग्रवादियों का समर्थन बढ़ गया। तो मैंने पहले ही बताया कि 19 तो पहला तो ये था, पहला तो हम और कारण क्या दिया गया? प्रशासनिक दृष्टि। कारण ये दिया गया, मूल कारण तो मैंने आपको बता दिया कि उसके पीछे क्या कारण था बंगाल के विभाजन का।
कर्जन ने क्या बहाना दिया कि प्रशासनिक दृष्टि से बड़ी तकलीफ हो रही है शासन चलाना, तो इसको हम दो हिस्से में बांट देते हैं। बांटना था तो ऐसे भी बांट देते ना तुम, ऐसे क्यों बांटा, ऐसे बांट देते, क्या दिक्कत थी, है ना। जनसंख्या का अनुपात जो है समान रहता, समझ रहे बात को। तो अब इसके पीछे की चीजों को आप समझ चुके हैं। तो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन। अब फिर हम देखते रहेंगे, एक एक प्रश्न आता रहेगा तो और भी जो है कॉन्सेप्ट देखते रहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है, फ्रॉम विच डेट डिड द स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड। स्वदेशी आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ हुआ, तो मैंने पहले ही बताया कि 20 जुलाई को इन्होंने घोषणा कर दी। 20 जुलाई 1905 को इन्होंने क्या कर दी, घोषणा कर दी है। और उसके विरोध में 7 अगस्त को कलकत्ता के टाउन हॉल में जनसमूह का जो है आयोजन किया गया, और वहीं पर स्वदेशी आंदोलन को के प्रस्ताव को पारित किया गया, बहिष्कार के प्रस्ताव को पारित किया। ठीक है ना। तो ये कौन सा डेट है, 7 अगस्त 1905। अब यहाँ पे ये हो सकता है 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ, स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ। अच्छा, 20 जुलाई को हो सकता है बंगाल विभाजन की घोषणा, बंग विभाजन की घोषणा, नहीं। और फिर 16 अक्टूबर को हो सकता है बंग विभाजन प्रभावी, बंग विभाजन प्रभावी। तो यह वर्ड बहुत केयरफुली इन वर्ड्स पे जो है ना ध्यान रखना है कि घोषणा की बात कर रहा है कि प्रभावी होने की बात कर रहा है या स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होने की बात कर रहा है। ये 3 महत्वपूर्ण डेट आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है। और पहली बार कब प्रस्तावित होता है ये भी याद रखना है, 1903 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस वर मेनली अनएफेक्टेड ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट इन 1905। 1905 में स्वदेशी आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग मुख्य रूप से अप्रभावित था। ओके, यह पहला ऐसा आंदोलन था जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, जुलूस, प्रदर्शन, मोर्चे, तरह तरह के कार्यों में उन्होंने भाग लिया है। जब बहिष्कार की नीति अपनाई गई, जब बहिष्कार की नीति अपनाई गई, बहिष्कार तो किस चीज की बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं की बहिष्कार की बात की गई। और विदेशी वस्तुओं में भी सर्वाधिक किस चीज का बहिष्कार किया गया, विदेशी वस्त्र। जो विदेशी वस्त्र सस्ते पड़ते थे ना, विदेशी वस्त्र, इन्होंने भारतीय वस्त्र उद्योग को बर्बाद कर दिया। जो हस्तशिल्प उद्योग है उनको तबाह कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि भारत में उनके तैयार माल को के लिए बाजार बनाई जा सके और भारत को निर्यातक बनाया जा सके यहाँ के कच्चे माल का, कपास का, नील का, जूट का, अतिरिक्त वस्तुओं का। तो वहां से जो तैयार माल आता था वो जो है मशीनों द्वारा निर्मित था, और मशीनों द्वारा निर्मित वस्तुएं सस्ती होती थी। हाथ से बनी वस्तुएं महंगी होंगी, आज भी देख लो जो मशीन से बनी हुई साड़ियाँ आती हैं वो सस्ती होती है। और बनारसी साड़ी, बनारस के का साड़ी बहुत फेमस है, हमारे यहाँ शादियों में दुल्हन के लिए बनारसी साड़ियाँ जाती हैं क्योंकि वो हाथ से बनाई जाती है। तो महंगी है, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाख रुपए, वो रेंज के ऊपर डिपेंड करता है जितना आप रेंज में जाते हैं। लेकिन वो महंगी इसलिए क्योंकि वो हाथ से बनाई गई है, उसमें ज़्यादा मेहनत लगा हुआ है। मशीनों की बनी हुई साड़ियाँ सस्ती हैं क्योंकि वो कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है ना, कम एफर्ट लग रहा है। तो यहाँ पे विदेशी वस्तुओं का, और लोगों ने विदेशी वस्तुओं को खरीदना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि भारतीय लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो यहाँ के हस्तशिल्पकारों से जो है वो वस्तुएं खरीदे, क्योंकि वो महंगी पड़ रही हैं और अंग्रेजों की वस्तुएं सस्ती पड़ रही हैं। तो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया,
साथ ही साथ औरतों ने विदेशी चूड़ियां पहननी बंद कर दी। विदेशी विदेशी चूड़ियां पहननी बंद कर दी उन्होंने। विदेशी बर्तनों का प्रयोग बंद कर दिया गया। औरतों ने विदेशी बर्तनों का प्रयोग करना बंद कर दिया। गांव में धोबियों ने मना कर दिया, बहिष्कार कर दिया, जिनका विदेशी वस्त्र आएगा धुलने के लिए उनका वस्त्र हम नहीं धोएंगे। धोबियों ने गांव के स्तर पे, धोबियों ने या शहर के स्तर पे भी धोबियों ने क्या किया, बहिष्कार कर दिया विदेशी वस्त्रों का कि हम विदेशी वस्त्र धोएंगे ही नहीं। पंडितों ने, महंतों ने विदेशी चीनी से, शक्कर से बनी हुई प्रसाद ग्रहण करने से या चढ़ाने से मना कर दिया। यहां तक कि वो जब पूजा कराने जाते थे, यज्ञ कराने जाते थे, अनुष्ठान कराने जाते थे, उन्होंने बोल दिया कि विदेशी वस्त्र, विदेशी बर्तन, विदेशी चीज आप मुझे न दें दक्षिणा में। ऐसे लोगों का बहिष्कार कर दिया गया। तो देखते देखते जो विदेशी वस्तुओं का डिमांड था वो सीधे नीचे आ गया। त्राहिमाम मच गया अंग्रेजों के अंदर में कि ये क्या हो गया भाई। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर बहिष्कार की नीति अपनाई। और किस चीज की नीति अपनाई गई? इसके अलावा स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात की गई। स्वदेशी वस्तुओं की बात अपनाने की बात की गई कि हम वस्त्र भी स्वदेशी पहनेंगे, अपने खुद का वस्त्र पहनेंगे। लेकिन ये बहुत हद तक सफल होगा नहीं, क्योंकि भारतीय जनसंख्या में काफी जनसंख्या ऐसी है जो विदेशी भारतीय वस्त्र जो है अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बहुत महंगी वस्तुएं हैं, है ना। हम स्वदेशी शिक्षा ग्रहण करेंगे। कई सारे कई सारे राष्ट्रीय कॉलेजेस और विद्यालयों की स्थापना की गई। देखेंगे कौन कौन सी, जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा। तो इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, और जो शिक्षित वर्ग है, जिनको बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है, जिनको इंटेलेक्चुअल्स कहा जाता है, उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया। क्योंकि उनके सामने जो है ना एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया था, एकदम शीशे की तरह साफ दिख रहा था, शीशे में जैसे दिखता साफ, कि अंग्रेजों की नीतियों के कारण हमारा शोषण किस हद तक हुआ है। यही शिक्षित वर्ग एक वक्त में अंग्रेजों का समर्थक वर्ग रहा था, क्योंकि उनको लगता था कि अंग्रेज हमारे हित में कार्य करते हैं, हमारे हमें हमें जो है एक नई सिस्टम सिखा रहे हैं, हमें डेमोक्रेसी सिखा रहे हैं, हमारे यहाँ नई नई सिस्टम लेके आ रहे हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा, आगे बढ़ा, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत, या आर.सी. दत्ता ने, या महादेव गोविंद राणा जैसे शिक्षित वर्ग के नेताओं ने सीधे सीधे जो है कटु आलोचना करनी शुरू कर दी थी। और आगे चल के जो है कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अंग्रेजों की नीतियों का धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया था, अपने पत्रिकाओं के माध्यम से, अपने पुस्तकों के माध्यम से। तो जो शिक्षित वर्ग जो है शुरुआत में जहां अंग्रेजों का समर्थक वर्ग था, जब एकदम साफ साफ हो गया कि भाई देखो जी ये किस प्रकार से हमारा शोषण कर रहे हैं, विरोध करना शुरू हो गया। तो इस बुद्धिजीवी वर्ग ने भी इसमें भाग लिया। भाग किसने ले लिया? किसानों ने। मैंने अभी बताया अधिकतर किसान क्या, खेतिहर मजदूर, और इसमें जो भूस्वामी कौन है, वो हिंदू हैं, और अधिकतर खेतिहर मजदूर क्या, मुसलमान हैं। हालांकि हिंदू भी हैं, तो इन्होंने उनका समर्थन नहीं किया। तो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन इन्होंने नहीं किया। मुसलमानों ने भी समर्थन नहीं किया। सिर्फ एक अपवाद है, कौन है? 12 साल का जो है आंदोलन। आगे बढ़ते हम लोग। तो दो और, तो ऑप्शन कौन कौन अप्रभावित था? 2 अप्रभावित था और 3 अप्रभावित था। आंसर क्या होगा? निम्नलिखित कूटों में से सही उत्तर चुने। केवल 1 और 2 नहीं होगा, क्योंकि एक तो है, केवल 1 2 3, तो 2 3 तो है, एक नहीं होगा, ये होगा केवल 2 3। ठीक है, 2 3 ऑप्शन सी के साथ हमें जाना चाहिए, ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे, केवल 2 और। ठीक है जो हाल फिलहाल पढ़ाते वक्त अब शिक्षक को बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा क्या, अपनी ओपिनियंस, अपनी बातों को रखने के लिए। ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया है कि शिक्षक को भी अपनी बातों को, आपको पता है ना कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में अधिकतर नेता शिक्षक रहे हैं, वकील रहे हैं, छात्र रहे हैं। शिक्षक का ओपिनियन बहुत मैटर करता है कि नहीं करता? हाँ, शिक्षक का ओपिनियन पक्षपाती हो सकता है जरूर, लेकिन तार्किक भी हो सकता है, लॉजिकल भी हो सकता है। और जब बात जो है बहुत क्लियर माइंड के साथ बोली जाए,
बिना पक्ष के बोली जाए, उसमें निसंदेह विश्वास करना चाहिए। और उस पे यदि किसी को बात बुरी लग जाए, उसके पीछे लोग हाथ धो के पड़ जाए, तो फिर हर एक प्रत्येक शिक्षक को ये सोचना पड़ जाएगा कि पढ़ाते वक्त अपनी जुबान पर कैसे कंट्रोल रखें। फिर वो जो अंदर की चीजें आनी चाहिए, जो बात यहाँ इस दिल से उस दिल तक पहुंचनी चाहिए, वो नहीं पहुंच पाएगा। हमारे दिल से आपके दिल तक जो बात पहुंचनी चाहिए, जो शिक्षा का जो फ्लो है, उस फ्लो में अगर एक रुकावट आ गई सिर्फ इसलिए क्योंकि एक पक्ष को उनकी बात बुरी लग गई, वो भी इनडायरेक्ट वे में उन्होंने बोला, और इससे उनको नौकरी से हाथ भी उनको धोना पड़ा, तो फिर तो इस देश में शिक्षकों को अपनी जुबान पर एक तरह से कंट्रोल कर रखना होगा, कंट्रोल करके। और खासतौर पे जो है इतिहास और राजनीति विज्ञान के शिक्षक को तो और अपनी जुबान पे कंट्रोल करके रखना होगा, क्योंकि इस देश में राजनीति का संबंध इतिहास और राजनीति से ही है, राजनीति विज्ञान से ही है ना। तो कई बार मैं भी पढ़ाते पढ़ाते कई ऐसी चीजें बोल देता हूँ जो सीधे प्रत्यक्ष किसी न किसी चीजों पर वो कटाक्ष होता है। On whose suggestion the date on which partition of Bengal took place 16th October 1905 was celebrated as Rakhi Day in Bengal? किसके सुझाव पर जिस तारीख को बंगाल का विभाजन हुआ 16 अक्टूबर 1905 को, उनको बंगाल में राखी दिवस के रूप में मनाया गया। यह राखी दिवस या रक्षाबंधन दिवस कह ले हम लोग, इसको शोक दिवस भी कहा जाता है, राखी दिवस कह लो या रक्षाबंधन दिवस कह लो, है ना। इसी को शोक दिवस भी कहा गया। शोक दिवस के लोगों ने शोक कैसे मनाया? क्योंकि इस दिन बंगाल का विभाजन हुआ, लोगों में शोक की भावना फैल गई, लोगों ने विरोध प्रदर्शन विरोध करते हुए गंगा में स्नान किया, अपने बाल का मुंडन करवा दिया, गंगा में स्नान किया, नंगे पैर जो है जुलूस में शामिल हुए। और हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर, रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन को राखी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और कैसे राखी दिवस मनाया गया? हिंदुओं ने मुसलमानों के हाथों में राखी बांधी और मुसलमानों ने हिंदुओं के हाथ में राखी बांधी, और यह दिखाने की कोशिश की गई कि हमारी एकता अटूट है, हमारी एकता पर कोई चोट नहीं पहुंचा सकता, हम एक हैं और एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे, चाहे कितने भी बड़े दुश्मन हमारे सामने आकर खड़े क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पे राखी दिवस मनाने का निर्णय किया गया था। किसके? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा किसके किसके सुझाव पर? तो हमारे पास आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल? ये 1903 से 1908 तक बंगाल के गवर्नर है। पहले पूरे बंगाल का, बाद में पश्चिमी बंगाल का। ठीक है, ये साहब थे, ऑप्शन देख लेते हैं, सर एंड्रयूज फ्रेजर, एच रीसले, बोर्ड्रिक या एटी अरुंडल। ठीक है, तो ये साहब थे सर एंड्रयूज फ्रेजर। इनका पूरा नाम था सर एंड्रयूज हेंडरसन हेंडरसन लीथ फ्रेजर। ठीक है, ये साहब जो हैं वो बंगाल के विभाजन में इनका बहुत बड़ा रोल रहा। बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव रखने वालों में सबसे पहले व्यक्तियों में से ये एक रहे, और बाद में इन्होंने ये बहुत जो है इनका शासन का जो समय काल रहा वो बहुत ज़्यादा दमनकारी रहा है बंगाल में। ठीक है, तो ये रहे हैं बंगाल के उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना। ओके, रिस्ले उस समय के राज्य सचिव थे। रिस्ले क्या थे? राज्य सचिव। याद रखिएगा, रिस्ले क्या थे? राज्य सचिव। बंगाल के क्या थे? राज्य सचिव। और कार्यवाहक मुख्य सचिव, कार्यवाहक मुख्य सचिव थे कार्लाइल। कार्लाइल।
ठीक है, कार्यवाहक मुख्य सचिव थे कार्लाइल। तो इन साहब ने 22 अक्टूबर 1905 को 22 अक्टूबर 1905 को एक सर्कुलर जारी किया। क्या जारी किया? एक सर्कुलर जारी किया, जिसको कार्लाइल सर्कुलर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कार्लाइल सर्कुलर। इस सर्कुलर में प्रत्येक बंगाल के प्रत्येक जिले के जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं उनको यह पत्र लिखा गया और यह कहा गया कि अपने अपने क्षेत्र के कॉलेजों को यह सूचित कर दें कि अपने यहाँ के छात्रों को स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लेने देना है, और यदि उस कॉलेज के छात्र स्वदेशी आंदोलन में भाग लेते हैं तो उनके जो सरकारी सहायताएं हैं उनको बंद कर दी जाएगी। और इतने पर भी बात यदि नहीं बने तो उस कॉलेज यूनिवर्सिटीज को कहा गया, यूनिवर्सिटीज को पत्र लिख के कहा गया कि उस कॉलेज की मान्यता ही रद्द कर दी जाए। इसका जम के विरोध प्रदर्शन हुआ, हजारों हजार छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेजेस छोड़ दिए, और इसी के तहत पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा की बात की गई और राष्ट्रीय कॉलेजेस और स्कूल्स खोली गई। ठीक है, क्योंकि जब सरकारी स्कूल छोड़ेंगे, जब छात्र कॉलेजेस छोड़ेंगे तो उनकी शिक्षा हैम्पर होगी, उनकी जो शिक्षा में रुकावट आएगी, तो उनकी शिक्षा कंटिन्यू रहनी चाहिए। इसके लिए जो शिक्षित वर्ग है उसने अपनी स्तर पे स्कूल्स की स्थापना की। ठीक है, चले आगे। अब कौन कौन से स्कूल की स्थापना कब हुई है उसको हम देखेंगे। अभी इसका आंसर मिल गया, कार्लाइल सर्कुलर दिमाग में रखना है। कार्लाइल सर्कुलर बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अरुंडेल, एचडी अरुंडेल कौन थे? देखिए जी, जब मिंटो आएंगे 1905 में कार्यकाल कर्जन का समाप्त हो जाएगा और मिंटो आएंगे, तो मिंटो ने एचडी अरुंडेल के नेतृत्व में अरुंडेल कमेटी की स्थापना की, जिसका कार्य था बंगाल के विभाजन का किस हद तक प्रभाव हुआ और क्या करना चाहिए फ्यूचर में उस पर रिपोर्ट देना। यहीं एचडी अरुंडेल ने यह रिपोर्ट दिया कि बंगाल के विभाजन को निरस्त कर देना चाहिए, तो खत्म कर देना चाहिए और पुनः बंगाल का एकीकरण कर देना चाहिए। इसी अरुंडेल कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे 1911 में जब दिल्ली दरबार आयोजित की जाएगी तो बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, who among the following was a critic of the Swadeshi movement and advocated a better relationship between the East and the West? निम्नलिखित में से स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था कौन था और पूर्व और पश्चिम के बीच में बेहतर संबंधों की वकालत करता था? शुरुआती दौर में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का एक तरह से विरोध किया, खुला विरोध तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने यह माना कि इस आंदोलन की शुरुआत होने से पश्चिम, खासतौर पे ब्रिटेन और भारत के बीच के संबंध खराब हो सकते हैं, और हमने जो पक्ष में हवा बनाई है ब्रिटेन के लोगों के बीच में, खासतौर पे जो उदारवादी पार्टी है, लिबरल पार्टी जो ब्रिटेन की है, वो हमारे साथ सहानुभूति रखती है। यदि हमने कुछ ऐसा कदम उठाया जिससे यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को दिक्कत होगी तो वहाँ भी लिबरल पार्टी हो सकता है, लिबरल पार्टी के बीच में या अन्य लोगों के बीच में, जो जनता बीच के बीच में, या यूरोप में हमने जो हवा बनाई है उसमें हमारा जो है उल्टा प्रभाव पड़ सकता है। ये वो व्यक्ति हैं जो विश्व बंधुत्व में, इनका राष्ट्रवाद आधारित है विश्व बंधुत्व पे, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर आधारित इनका राष्ट्रवाद है। ठीक है, यह व्यक्ति हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? कहाँ है? आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर हमारा आंसर हो जाएगा। डब्ल्यू.सी. बैनर्जी नहीं होगा, एस एन बैनर्जी नहीं होगा, बीजेपी। आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन का आलोचना किया, हालांकि इनमें इन्होंने सहयोग भी दिया। इन्हीं के सुझाव पर राखी दिवस भी मनाया गया। इन्होंने एक प्रसिद्ध रचना की, एक प्रसिद्ध काव्य की रचना की, अमार सोनार बांग्ला। अमार, जो स्वदेशी आंदोलन के वक्त में हर एक प्रदर्शन में गाया गया और यह एक प्रतीक बन गया हमारे विरोध का। ठीक है, तो हम बाद में चल के 1971 में जो है ये बांग्लादेश का जो है राष्ट्रीय गान बनेगा। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के हिस्से में एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, फेदर इन द कैप,
बहुत बड़ा प्रतिष्ठा है कि वो भारत के भी राष्ट्रगान उन्होंने लिखा और जो है बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान उन्होंने लिखा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लेड द मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया। ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सी आर दास, आशुतोष मुखर्जी, बीजी तिलक या उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आंसर जब हम देखने जाते हैं तो आपका आंसर दिखेगा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने भी, हालांकि उदारवादी गुट से ये संबंध रखते हैं, लेकिन जब स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है तो अग्रणी थे स्वदेशी आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में। तो सुरेंद्रनाथ बैनर्जी जो 16 अक्टूबर को तो प्रभावी हो गया, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन प्रभावी हो गया। अगले दिन 17 अक्टूबर 1905 के दिन आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी दोनों ने सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने दो बड़े जन समूह को संबोधित किया और यहाँ पर कुछ ही घंटों में कहा जाता है कि 50,000 रुपए से ज़्यादा चंदा इकट्ठा हो गया, क्योंकि कोई भी आंदोलन को जारी रखने के लिए आर्थिक रूप से सक्षम होना पड़ेगा। आंदोलन में पैसे लगते हैं, तो 50,000 से ज़्यादा रुपए जमा हो गए। तो शुरुआती दौर में सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने, और बाद में भले ही जो है उदारवादी गुट और उग्रवादी गुटों के बीच में मनभेद और मतभेद में अंतर है, मतभेद उठ खड़ा होगा, लेकिन शुरुआती दौर में ये बहुत अग्रणी है। और साथ ही साथ बीजी तिलक भी जो है स्वदेशी आंदोलन में अपनी सर्वाधिक प्रमुख भूमिका इनकी दिखती है। यही बीजी तिलक हैं। गुरवादी गुट के लाल बाल पाल में से जो बाल हैं, उन्होंने जम के स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। जहां उदारवादी गुट सिर्फ बंगाल तक ही स्वदेशी आंदोलन को सीमित रखना चाहता था, वहीं उग्रवादी गुट जिसमें खास तौर पे बाल गंगाधर तिलक ने इसे संपूर्ण भारत में फैलाने के लिए प्रयास किया और इसमें सफल भी हुए हैं। और बीजी तिलक ने पुणे और महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, मुंबई में इन्होंने जम के स्वदेशी आंदोलन को फैलाया और चलाया भी सक्सेसफुली। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो आंसर है, ए और डी। तो हम चले जाएंगे ई के साथ, उपरोक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगले प्रश्न पे बढ़ने की बारी है हमारी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वाज अडॉप्टेड एज अ नेशनल पॉलिसी इन। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एक राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया। ऑब्वियसली स्वदेशी आंदोलन के समय में। और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1905 में। हमारा ऑप्शन कौन सा है, डी है। डी जाएंगे, डी के साथ जाना चाहिए। 1905 में बहिष्कार की नीति अपनाई गई। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन मेनली। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था क्यों। हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए। अभी इसकी चर्चा हुई है, इसके पीछे असली वजह क्या थी। बंगाल राष्ट्रवाद का केंद्र बन गया था और भारतीय मुसलमानों और भारतीय हिंदुओं के बीच एकता का एक बहुत बड़ा केंद्र था। इस एकता को तोड़ने की बारी थी और ज़रूरत थी, और इसमें फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हुए करजन ने बंगाल का विभाजन किया। तो इसमें कहीं कोई शक नहीं कि हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करना इसका मुख्य वजह था। प्रशासनिक सुविधा के लिए यह अंग्रेजों का वजह था, हमारा वजह नहीं था। हमने डिमांड नहीं किया था कि आप विभाजन करिए क्योंकि प्रशासन चलाना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन तो वो चला रहे थे, वो अपनी वजह उन्होंने दी कि भाई हम तो इसलिए इसका विभाजन कर रहे हैं क्योंकि प्रशासनिक दृष्टि से मुश्किलें आ रही हैं। तो ये नहीं होगा। बंगाली राष्ट्रवाद के विकास को कमजोर करना, ये सब सर्वप्रमुख कारणों में से एक तो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच की एकता को कमजोर कर देना, और बंगाल जो राष्ट्रवाद का, भारतीय राष्ट्रवाद का जो केंद्र बना था, है ना, उसको कमजोर कर देना एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। तो ये भी था। बंगाल के विकास के लिए काहे का विकास। बंगाल एक सबसे अग्रणी राज्यों में से एक रहा, उसको इन्होंने चूस लिया। इस सारे जो है उद्योग बर्बाद कर दिया। यहाँ के किसानों का शोषण का इंतहा है। जमींदारी सिस्टम ने यहाँ के किसानों को
कर्ज के जाल में फंसा के रखा है, काहे को विकास। ठीक है, तो यहाँ पर बंगाल के विकास के तो ऑप्शन, तो यहाँ पे मुख्यतः दो वजह आ रही हैं सामने, तो ऑप्शन ई के साथ हमें जाना चाहिए, उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ दी एबव। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलने की बारी है। अगला प्रश्न क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, हु गेव सजेशन टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड इन बंगाल। किसने सबसे पहले सुझाव दिया ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के लिए, अरविंदो घोष, कृष्ण कुमार मित्र, मोतीलाल घोष या सतीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, तो किस व्यक्ति ने कहा सबसे पहले, जब बंगाल का विभाजन का भी घोषणा हुआ भी नहीं था, लेकिन ये चर्चा तो सीधे जोर पकड़ चुकी थी कि बंगाल का विभाजन अब होगा, 1903 से ही चर्चा जोर पकड़ चुकी थी। तो सबसे पहले 13 जुलाई को 1905 एक पत्रिका था संजीवनी संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र। कौन है? कृष्ण कुमार मित्र। कृष्ण कुमार मित्र ने यह सुझाव दिया अपनी पत्रिका संजीवनी में कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। ऑप्शन बी में कृष्ण कुमार मित्र का ऑप्शन दिया हुआ है। कृष्ण कुमार मित्र ने सबसे पहले बताया था कि हमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। वो समझ गए थे, है ना, कि किस तरह से अंग्रेजों को नकेल कसना है, अंग्रेजों के ऊपर नकेल कसना कैसे है, उन्हें पता था अच्छे से, है ना। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। ड्यूरिंग विच इवेंट वर स्वदेशी एंड बॉयकॉट अडॉप्टेड एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम। किस घटना के दौरान पहली बार स्वदेशी और बहिष्कार को संघर्ष के तरीकों के रूप में अपनाया गया। आपको पता ही है, इतनी चर्चा हो गई। और वो कौन सा आंदोलन था? स्वदेशी आंदोलन। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन, ऑब्वियसली स्वदेशी आंदोलन तो उसी के लिए चलाया गया था ना। तो ये तो होम रूल बहुत बाद में चल के आया 1916 में, असहयोग 1920 में, और ये 1928 में। ठीक है, लेकिन बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन 1906। तो ये सही है ना, बंगाल विभाजन के विरुद्ध जो आंदोलन चलाया गया था उसमें हमने स्वदेशी भी अपनाया, हमने बहिष्कार भी अपनाया। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न, अगले क्वेश्चन पे, व्हेन वाज बंगाल इंटीग्रेटेड अगेन ड्यू टू द ऑपोजिशन ऑफ इंडियंस। भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को पुनः कब एकीकृत कर दिया गया। भारतीयों का जोर 1906 से 1908 के बीच में अंग्रेजों ने देख लिया कि भाई यदि भारतीय जनसमूह एक साथ आके खड़ी हो गई तो क्या हो सकता है। अंदर के असंतोष को खत्म करना होगा, तभी प्रशासन चलाया जा सकता है। तो इस असंतोष को खत्म करने के लिए क्या किया गया? लॉर्ड मिंटो साहब आते हैं ना, लॉर्ड मिंटो ने क्या किया? अरुणडेल कमेटी बनाई, अरुणडेल कमेटी बनाई, और अरुणडेल कमेटी ने रिपोर्ट दिया क्या? इसको खत्म कर दिया। अरुणडेल कमेटी 1906 में बनी, 1906 में बनी। इसने अपना रिपोर्ट दिया कि खत्म कर दो, बंगाल के विभाजन का जो प्रस्ताव है उसको खत्म कर दिया जाना चाहिए और बंगाल का एकीकरण कर दिया जाना चाहिए। फलस्वरूप 1911 में जॉर्ज पंचम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। क्या किया गया? दिल्ली दरबार। उस समय वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग। वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग के रहते दिल्ली दरबार हुआ। जॉर्ज पंचम वहां के राजा हैं। जॉर्ज पंचम के स्वागत में, और जॉर्ज पंचम के स्वागत में ही जो है दिल्ली पुनः बंगाल के विभाजन को निरस्त करके उसके एकीकरण की घोषणा कर दी गई। लेकिन यहाँ पे दो चीज दिखेगा, बंगाल के विभाजन को निरस्त तो कर दिया गया, लेकिन मुसलमानों को कैसे खुश किया जाए? मुसलमान कैसे खुश होंगे? क्योंकि बंगाल का विभाजन होने से पूर्वी बंगाल के मुसलमान तो नाराज हो गए, है ना। तो खुश कैसे किया जाए? तो आपको पता होना चाहिए कि 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आया, और मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के तहत मुसलमानों को क्या दिया गया? मुसलमानों को, मुस्लिमों को क्या दिया गया? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसमें
क्या किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के आधार पे उनकी सीटों का आरक्षण दिया गया। अर्थात मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित कर दी गई और जो सीटें आरक्षित की गई उस पर सिर्फ मुसलमान ही खड़े होंगे और उनको वोट भी सिर्फ मुसलमान देंगे, अन्य कोई वोट नहीं करेगा। तो यहाँ पर अब सीधे सीधे भारतीय मुसलमानों को प्रिविलेज दिया गया, विशेषाधिकार दिया गया हिंदुओं के तुलना में, और यहाँ पर खाई बढ़नी शुरू हो जाएगी भारतीय मुसलमानों और हिंदुओं के बीच। ठीक है, तो मुसलमानों को कहीं ना कहीं खुश करना था। दूसरा ये किया गया कि 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल के विभाजन को खत्म तो किया गया, लेकिन बिहार के जो नेता हैं वो प्रयासरत थे, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा का सबसे आगे नाम लिया जा सकता है। बाकी मजहरुल हक भी थे, और भी कई सारे ऐसे नेता रहे हैं जो अलग एक बिहार जो बनाने की वकालत करते रहे, पृथक बिहार का आंदोलन वो चला रहे थे। तो 1912 में ये सफल हो, इसी के तहत 1912 में पृथक बिहार बनाया, पृथक बिहार बना दिया गया, बंगाल से काट के बिहार को अलग कर दिया गया। तो बिहार की स्थापना 1912 में हो गई। ठीक है ना, 22 मार्च को हम बिहार दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बंगाल के विभाजन को खत्म तो किया गया, लेकिन बंगाल का ही एक हिस्सा काट के बिहार बना दिया गया 1912 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, 1911। कब एकीकृत किया गया, 1911 में। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है वो देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स वर स्टार्टेड बाय द नेशनलिस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम बंगाल के विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों द्वारा शुरू किया गया था। तो क्लियर है, पहला तो बहिष्कार, बार बार बातें आ रही हैं, पहला तो बहिष्कार क्लियर है, दूसरा स्वदेशी, और तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा। राष्ट्रीय शिक्षा में क्या क्या किया गया, देखिए जरा, राष्ट्रीय शिक्षा में क्या क्या किया गया, क्योंकि हजारों हजार छात्रों ने स्कूल छोड़ दी थी। तो पहला कॉलेज खोला गया 1905 में, नवंबर 1905 में, रंगपुर नेशनल कॉलेज। कौन सा कॉलेज, रंगपुर नेशनल कॉलेज। तत्पश्चात शांति निकेतन, जिसको स्थापित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने, उन्होंने शांति निकेतन की तर्ज पर 14 अगस्त 1905 को 14 अगस्त 1905 को क्या स्थापित किया गया, बंगाल नेशनल कॉलेज। क्या स्थापित किया, बंगाल नेशनल कॉलेज। नेशनल कॉलेज कब किया, 1906 में। और इसके प्रिंसिपल बनाए गए हैं, प्रिंसिपल प्रधानाचार्य किसको बनाया गया, प्रधानाचार्य बनाया गया अरविंदो घोष को। ये सब फैक्ट आपको पता होना चाहिए, अरविंदो घोष। इसके अतिरिक्त 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई गई, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा की नीतियां बनाई जानी थी। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई गई, और बनाया किसने, गुरुदास बनर्जी ने। गुरुदास बनर्जी। ठीक है, तो कुछ विशेष ये कार्य किया गया। क्या, ये 3 फैक्ट जरूर दिमाग में रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। पहला, नवंबर 1905 में रंगपुर नेशनल कॉलेज खोला गया। अच्छा, अगर पूछ दे कि भाई क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करो, और ये 3 फैक्ट दे दे तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, तो ये नवंबर 1905 में रंगपुर नेशनल कॉलेज खोला गया। 14 अगस्त 1906 को 14 अगस्त 1906 को जो है बंगाल नेशनल कॉलेज खोला गया, और इसकी स्थापना किसने की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, आर एन टैगोर ने। और फिर इसके प्रधानाचार्य किसको बनाया गया, अरविंदो घोष। और फिर 1906 में ही जो है 15 अगस्त को, अगले ही दिन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई गई, गुरुदास बनर्जी के ने इसकी गठन की थी। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। तो यहाँ पे हाँ, आंसर अभी नहीं निकाला हमने। 1, 2 और 4 देखे, तो 1, 2 और 4 कहाँ पे है, 1, 2 और 4 कहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर डी में दिख रहा है ना, क्वेश्चन नंबर डी में 1, 2 और 4 है। चलिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
डी हो जाएगा 1 2 एंड। चलते अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है हु लेड दी स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास। ओके, तो अब बात इतनी सी थी कि उग्रवादी दल और जो उदारवादी गुट, दो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स, दोनों के बीच में इस बात पर असहमति होने लगी कि यह आंदोलन का प्रभाव कहां तक रहेगा। उदारवादियों का कहना था कि ये सिर्फ बंगाल, क्योंकि बंगाल का सिर्फ विभाजन हुआ है तो बंगाल तक ही इसको सीमित रखना चाहिए, जबकि उग्रवादियों का कहना है कि ये मौका हमें हाथ लगा है, इतना बड़ा मौका फिर दोबारा हाथ नहीं लगेगा, इसीलिए इसका प्रसार बंगाल के बाहर होना चाहिए और बाहर के क्षेत्रों तक, मद्रास, बॉम्बे, महाराष्ट्र, इन सब क्षेत्रों में भी होना चाहिए, ताकि यहाँ के लोगों को भी अपने दुख दर्द को बाहर निकालने के का एक जरिया मिले, विरोध प्रदर्शन, विरोध करने का एक जरिया मिले। ठीक है, अंग्रेजों को पता चले कि सिर्फ बंगाल के लोगों का ये एक जो है शिकायत नहीं है, बंगाल के लोगों के लिए का ये प्रश्न नहीं है, उन्हीं का एक सिर्फ मुद्दा नहीं है, ये संपूर्ण भारत के लिए एक मुद्दा है। ठीक है ना। तो 1906 में यहाँ पर कांग्रेस की कार्य की जो तरीके हैं उसको लेकर के उदारवादी उग्रवादियों के बीच में मतभेद उठ के खड़ा हो जाएगा। हालांकि दादाभाई नौरोजी के प्रयास से इसको दबा दिया गया, लेकिन 1907 में ये फिर से निकल के आएगा और आपको पता ही है सूरत में अधिवेशन होगा रास बिहारी घोष के नेतृत्व में और वहां पे सूरत में विभाजन हो जाएगा कांग्रेस के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर मद्रास में तो अलग, तो 1906 के पश्चात जो है अलग अलग क्षेत्रों में भी इसका प्रचार प्रसार स्टार्ट हो गया। तो देखेंगे मद्रास में अलग अलग क्षेत्रों की बात हम कर लेते हैं। ठीक है ना। तो दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने इसका नेतृत्व किया, सैयद हैदर रजा ने। पंजाब में लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने, लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने इसका नेतृत्व किया। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में स्वामी श्रद्धानंद जैसे नेताओं ने इसका नेतृत्व किया, श्रद्धानंद ने जैसे नेताओं ने इसका नेतृत्व किया। और इसके अतिरिक्त मद्रास प्रेसिडेंसी में जो है चिदम्बरम चिदम्बरम पिल्लई, चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू जैसे नेताओं ने इसको नेतृत्व प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र और पुणे जैसे इलाकों में, महाराष्ट्र तथा पुणे में, मुंबई में किसने, बीजी तिलक ने, किसने, बीजी तिलक ने इसका नेतृत्व किया। बंगाल की यदि बात की जाए तो बंगाल में बहुत ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने इसका नेतृत्व किया, जिसमें बिपिन चंद्रपाल, बिपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, अरविंद घोष, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त, कृष्ण कुमार मित्र, कई बहुत सारे ऐसे नेता हैं बिहार में जिन्होंने इसका नेतृत्व किया बंगाल में। ओके, तो इस तरह से हम अलग अलग क्षेत्रों के नेताओं का नाम हमें जानना चाहिए कि किन किन क्षेत्रों में किन नेताओं ने इसका नेतृत्व किया है। अब यहाँ के आंसर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई होंगे, तो ऑप्शन कहाँ पे है, सी में। मद्रास में किसने नेतृत्व किया था, चिदम्बरम पिल्लई। तो चलिए आंसर हमारा सामने हो गया 14 नंबर क्वेश्चन का। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग लेड द स्वदेशी मूवमेंट इन दिल्ली। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो अभी अभी बात हो गई, ये साहब तो पुणे में थे, ये साहब पंजाब में थे, ये हमारे नेता पंजाब में थे, दिल्ली में कौन था, सैयद हैदर अली, हैदर रजा भी कहा जाता है इनको। डी हमारा आंसर होगा, हैदर अली या हैदर रजा, रजा वर्ड भी कहीं कहीं दिखने को मिलता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है,
अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न पे चलने की बारी आ गई। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग क्या है। ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वंदे मातरम बिकेम द टाइटल सॉन्ग ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट। इस पे रोक भी लगा दिया जाएगा हालांकि कि जुलूस में वंदे मातरम नहीं गाया जाना चाहिए। और चूंकि स्वदेशी आंदोलन पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही है कि सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन के दौरान ये सबसे ज़्यादा गाया जाने वाला गीत बना। आमार सुनार बांग्ला और वंदे मातरम हालांकि पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार ये कब गाया गया था, 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। और उसके अध्यक्ष कौन थे, रहीतुल्ला सयानी थे। और इसको गाया किसने था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था। और ये किस पुस्तक में वंदे मातरम लिखित है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित क्या आनंद मठ में, है ना। तो यह राष्ट्रीय गीत है हमारा आज के वक्त में। और किस आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया ये, है ना, टाइटल सॉन्ग किस आंदोलन का बन गया, स्वदेशी आंदोलन का बन गया। इसमें कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है। An Indian Society of Oriental Art was founded to revive the ancient art tradition of India by। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना। राष्ट्रीय शिक्षा की बात हमने की तो रंगपुर नेशनल कॉलेज, बंगाल नेशनल कॉलेज या राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना तो हुई। खासतौर पे एक राष्ट्रीय शिक्षा के प्रसार में, राष्ट्रीय शिक्षा के प्रचार प्रसार में याद रखिएगा डॉन सोसाइटी का सबसे प्रमुख स्थान है। डॉन सोसाइटी का सर्वप्रमुख स्थान है। अब यहाँ पे बात करूँ मैं इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं। उन्होंने 1907 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना आर्ट कला में, कला क्योंकि यह स्वदेशी आंदोलन सिर्फ एक आंदोलन नहीं था अंग्रेजों के विरोध में, ये कई सारे प्रमुख चीज़ों का उद्भव हुआ यहाँ पे, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा के साथ साथ कला, काव्य और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कई सारी चीज़ों पे फोकस किया गया। कॉलेजेस स्थापित की गई जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी की भी पढ़ाई होती थी। तो इन आर्ट के लिए भी ये स्थापित की गई 1907 में। इन्होंने, ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई हैं जो अपने बड़े भाई गगेंद्रनाथ के सहायता से 1907 में इसकी स्थापना करते हैं। और ये हैं अविंद्रनाथ टैगोर। अविंद्रनाथ टैगोर जो है उन्होंने स्थापित की थी इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट। और इस इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के तहत नंदलाल बोस प्रथम व्यक्ति थे जिनको पहली बार स्कॉलरशिप मिला था। क्या मिला था, स्कॉलरशिप। नंदलाल बोस प्रथम ऐसे छात्र रहे जिनको इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के तहत पहला स्कॉलरशिप मिला। ठीक है, अगले प्रश्न में बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गए हम लोग, देखते ही देखते। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। कुछ प्रतिष्ठित मुसलमान इस आंदोलन में शामिल हुए, सारे मुसलमान शामिल नहीं हुए लेकिन कुछ प्रतिष्ठित मुसलमान शामिल हुए जिसमें लियाकत हुसैन का नाम प्रमुख है। तो इसमें ये सही स्टेटमेंट है। सही नहीं है वहीं खोजना है, सही नहीं है। महिलाओं ने आंदोलन में भाग लिया, ये भी सही है, महिलाओं ने आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। खासतौर पे जो है शहरी क्षेत्र की महिलाओं ने, याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने इसमें भाग नहीं लिया, शहरी क्षेत्र की जो शिक्षित महिलाएं हैं उन्होंने भाग लिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला ऑप्शन है आंदोलन का ना तो किसानों पर कोई प्रभाव पड़ा ना ही वे आंदोलन में शामिल हुए। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है। क्या है, आंदोलन का किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, और ना ही इसमें वो शामिल हुए एक 22 साल का छोड़ के। यहाँ बंगाल तक ही सीमित रहा, यही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये बंगाल के बाहर भी रहा। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आंसर जो है हमारा डी हो जाएगा। यह बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा था, यह संपूर्ण भारत में इसका प्रभाव देखने को मिला था, है ना। तो यह बंगाल तक सीमित नहीं था। हमारा स्टेटमेंट डी करेक्ट नहीं है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट इन इंडिया इम्ब्यूड विद द स्पिरिट ऑफ स्वदेशी। स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत में चरमपंथी आंदोलन के काल में के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिर सही नहीं है, खोजना ना। अब
पहला ऑप्शन है लियाकत हुसैन ने बारसील के मुसलमान किसानों के आंदोलन में उनका नेतृत्व किया। ऑप्शन बी है 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी पहली बार। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में हुई जिसके प्रधानाचार्य अरविंदो घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की पूजा का उपदेश दिया जिसका मुख्य उद्देश्य गांवों में सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार करना था। चलिए जी, लियाकत हुसैन ने बारसील के मुसलमान किसानों का आंदोलन का नेतृत्व दिया, ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। लियाकत हुसैन नहीं थे, ये कौन थे? अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त। या आपको पता होना चाहिए कि अश्विनी कुमार दत्त ने ही कांग्रेस के अधिवेशन को 3 दिन का तमाशा कहा, क्योंकि साल में 3 दिन ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन थे, इन्होंने फुल टाइम पॉलिटिक्स नहीं अपनाया था। सब अपने अपने क्षेत्र में, कोई प्रधानाचार्य है, कोई वकील है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। साल के 3 दिन ये मिलते थे और सारे साल का जो है योजना का खांचा जो है खींच लेते थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए अश्विनी कुमार दत्त ने इसे 3 दिन का तमाशा कहा। तो ये लियाकत हुसैन नहीं होगा, अश्विनी कुमार दत्त होगा, तो यही हमारा स्टेटमेंट गलत है। अगला स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। 1898 में राष्ट्रीय शिक्षा की योजना सतीश चंद्र मुखर्जी द्वारा तैयार की गई थी, ये स्टेटमेंट सही है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना 1906 में शांति निकेतन के तर्ज पे की गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा, ये सही है। और इसके प्रधानाचार्य कौन थे? अरविंदो घोष थे। टैगोर ने आत्मशक्ति की पूजा का उपदेश दिया जिसका मुख्य उद्देश्य गांव का सामाजिक तथा आर्थिक पुनरुद्धार करना था, ये स्टेटमेंट सही है। तो 3 स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर नहीं होगा ना, क्योंकि ये आंसर क्या चाहिए था? सही नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। लियाकत हुसैन प्लेड हिज पार्ट इन द मूवमेंट ऑफ द मुस्लिम्स पीजेंट ऑफ बारिसाल, ये स्टेटमेंट गलत। अगले प्रश्न पे जाने की बारी है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ओके, the president of Surat annual session of the Indian National Congress in 1907 was 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे कौन? 1907 आते आते कांग्रेस के अंदर के मतभेद खुल के सामने आ गए थे। आंदोलन को किस प्रकार से चलाया जाना चाहिए, उनके तरीकों पर, उनकी नीतियों पर खुल के 2 धड़ा सामने आ चुका था, उदारवादी और उग्रवादी, जैसे कि आपको पता है। उदारवादी नेताओं में भी आपको पता है कौन कौन से थे? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, व्योमेश चंद्र बैनर्जी, केटी तेलंग, आनंद मोहन बोस, है ना। ये सारे नेता जो हैं वो क्या हैं? उदारवादी नेताओं में शामिल हैं। जबकि उग्रवादियों में आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, अजीत सिंह जैसे नेता शामिल हैं। तो यहाँ पे खुल के आ जाता है मतभेद सामने। और 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के दोनों धड़े अपने अपने रास्ते हो लेते हैं, अर्थात कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। हालांकि कांग्रेस में उदारवादियों का प्रभाव है, उदारवादियों का वर्चस्व है, तो उग्रवादी जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं। और यही कारण है कि 1907 के बाद से जब उदारवादियों का समर्थन उग्रवादियों के ऊपर से हट जाता है तो अंग्रेजों ने इनका दमन करना शुरू कर दिया, जिसमें अरविंदो घोष को भी एक केस में फंसाया जाता है, अलीपुर केस में, अलीपुर षड्यंत्र में। और उसमें वहाँ से निकलते हैं तो वो सीधे चले जाते हैं पौंडीचेरी, और वहाँ पर उन्होंने आश्रम की स्थापना कर ली और सक्रिय राजनीति से वो संन्यास की घोषणा कर देते हैं। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह निर्वासित हो जाते हैं, देश निकाला दे दिया जाता है, और बाल गंगाधर तिलक को उनके पत्रिका केसरी में एक छपे लेख के आधार पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा करके 6 साल के लिए उनको मांडले जेल वर्मा भेज दिया जाता है। तो उग्रवादी धड़ा जो है पूरी तरह से यहाँ पे कमजोर पड़ जाता है, और उदारवादी धड़ा जो है अंग्रेजों के बहकावे में आ जाता है कि 1909 के मोरले मिंटो रिफॉर्म्स में उनके सारे डिमांड्स को मानी जाएगी, उनके साथ छलावा भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उस सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी नहीं थे, ये 1906 में थे। और बाल गंगाधर तिलक तो कभी कांग्रेस के अध्यक्ष रहे ही नहीं। गोपाल कृष्ण गोखले उसके जस्ट पहले 1905 में थे, ये कलकत्ता अधिवेशन, और एक ये बनारस अधिवेशन में थे। और रासबिहारी घोष जो है, ये आंसर होगा हमारा 1907 के सूरत अधिवेशन में। रासबिहारी घोष जो है वो नेता रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं वार्षिक अधिवेशन के, जिसमें सूरत में कांग्रेस का विभाजन होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? द रीजन ऑफ द स्प्लिट इन द कांग्रेस इन सूरत सेशन ऑफ 1907 वाज, 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन का कारण था।
किस बात पर कांग्रेस के के अंदर विभाजन हुई थी? कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों के ऊपर। सही है। कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य के ऊपर। हमारा उद्देश्य क्या है? स्वराज्य है, स्वशासन है, पूर्ण स्वराज्य। क्या उद्देश्य? उद्देश्य के बातों को लेकर के इस पे जो है विभाजन हुआ था। कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी। जहां उदारवादियों का मानना है कि भारतीय जनता अभी इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वो आंदोलन में भाग ले सके, भारतीय समाज विखंडित है, धर्म के स्तर पे, जाति के स्तर पे, जातियों के अंदर उपजातियों के स्तर पे ये लोग एक साथ आके खड़े नहीं हो सकते, उदारवादियों का मानना है। इनके अंदर पहले परिपक्वता आनी चाहिए। जबकि उग्रवादियों का मानना है कि जन आंदोलन ही सबसे बड़ा हथियार है हमारे सफलता का। तो लोगों के भागीदारी के प्रश्न पर भी जो है विभाजन हुआ। तो ये तीनों ही कारण होते हैं कांग्रेस के विभाजन के। उपरोक्त में से एक से अधिक जो है वह आंसर होगा। ठीक है ना? तीनों ही होगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट दादा भाई नौरोजी? दादा भाई नौरोजी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छा ठीक है। उन्हें भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये आप बच्चा रट जाता है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। ठीक है। वह कलकत्ता सत्र 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सही है ये भी। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्वशासन की मांग की थी। ये भी सही है। 1904 में, याद करें, इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार इन्होंने स्वशासन की मांग की थी। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। सत्य नहीं पूछ रहा है तो सत्य तो कोई नहीं है इसमें, तो इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि सारे ही सारे सत्य हैं। ऑल फैक्ट्स आर करेक्ट हियर, सो आवर आंसर विल बी नन ऑफ द अबव। ठीक है। अगले प्रश्न में चलने की बारी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। What was the main cause of the split of the Indian National Congress at Surat in the year 1907? वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता की शुरुआत। अब लॉर्ड मिंटो की सांप्रदायिकता की शुरुआत से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बातों पे नेताओं में क्या मतभेद आएगा? इसका तो कहीं कोई सामंजस्यता स्थापित तो होती नहीं है। उनके अपने तौर तरीके को लेकर के प्रश्न यहाँ पे उठ खड़े हुए थे। लॉर्ड मिंटो के राजनीति से कोई उनको, अगर लॉर्ड मिंटो ने भारत सांप्रदायिकता की शुरुआत की थी तो यहाँ पे उग्रवादी हो या उदारवादी हो, दोनों सम्मिलित रूप से उसका विरोध कर रहे थे। इनमें विरोध करने में कहीं कोई मतभेद नहीं था। ब्रिटिश राज्य के सरकार के साथ बातचीत करने की नरमपंथियों की क्षमता में चरमपंथियों के बीच विश्वास की कमी। हाँ, तो ये सबसे बड़ा कारण था कि उग्रवादी नरमपंथियों के तौर तरीकों में बिलीव करते नहीं थे। उनका मानना नहीं था कि हमें पिटीशन दायर करना चाहिए, हमें शिष्टमंडल भेजना चाहिए, हमें स्मरण पत्र लिखना चाहिए, रिमाइंडर करना चाहिए, बार बार हाथ पैर जोड़ना चाहिए, माई बाप हुजूर कह के अपनी डिमांड को पूरा करवाने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि उसके बदले हमें अपने अधिकार को लेना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, विरोध करना पड़ेगा, जुलूस करना पड़ेगा, हड़ताल करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, जिसके सख्त विरोध नरमपंथी हुआ करते थे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना से भी इसका कोई ताल्लुकात नहीं है भारत विभाजन का। और अरविंदो घोष की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने में असमर्थता ये भी नहीं होनी चाहिए, ये भी कोई कारण नहीं है। ब्रिटिश सरकार के साथ बातचीत करने की नरमपंथियों की क्षमता में चरमपंथियों के बीच विश्वास की कमी, ये हमारा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे जाने की बारी आ गई। चलिए, इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द वर्ड स्वराज वॉज कॉइन्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए है बनारस अधिवेशन 1905, कलकत्ता सत्र 1911, कलकत्ता सत्र 1906 या कलकत्ता सत्र 1896। कलकत्ता सत्र 1896 में वंदे मातरम गाया गया था, याद रखना है। कलकत्ता सत्र 1911 में जन गण मन गाया गया था। बनारस अधिवेशन 1906 में स्वशासन की मांग की गई थी और 1906 में स्वराज की बात की।
तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज। ठीक है, अगले प्रश्न में जाने की बारी आ गई। अगला प्रश्न क्या कहता है देखें हम लोग। और आज का यह लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आज का अंतिम प्रश्न है और इसी के साथ आज की लेक्चर एंड की जाएगी। तो प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है, हाउ लॉन्ग डिड द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय द लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्ट? 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन कितने समय तक चला? कितने समय तक चला? 1905 में किया गया था और 1911 तक चला, है ना। जब दिल्ली दरबार होगा 1911 में, जब जॉर्ज पंचम आएंगे, लॉर्ड हार्डिंग का वायसराय रहते, और दिल्ली में, और उसी समय दिल्ली की राजधानी भी घोषित होगा, तो 1911 में जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली में शाही दरबार की यात्रा तक यह रहेगा। उसके बाद घोषणा कर दिया जाएगा कि बंगाल का विभाजन निरस्त किया जाता है। बाकी ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध तक जिसने अंग्रेजों को भारतीय सैनिकों की आवश्यकता थी और विभाजन समाप्त कर दिया गया। 1914 तक बोल रहे हैं कि किया गया। 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई तो अंग्रेजों को भारत से सैनिकों की आवश्यकता थी, इसीलिए उन्होंने बंगाल का विभाजन रद्द किया। ये कहीं से उचित नहीं है, कहीं से सही नहीं है। जब तक महात्मा गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू नहीं किया, ये भी सही नहीं है। और 1947 में भारत के विभाजन तक जब पूर्वी बंगाल कुछ भी पाकिस्तान बन गया, है ना। हमारा बी सही है, 1911 में जॉर्ज पंचम द्वारा जब दिल्ली दरबार में यात्रा किया गया। तो आशा है कि आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे, बहुत सारे नए नए फैक्ट्स मिले होंगे, आपकी तैयारी एक नई दिशा में जाएगी। इनसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने चाहिए और आएंगे भी। इसी के साथ आज के क्लास से लेता हूँ विदा, मिलता हूँ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।